नमस्कार साथियों, मैं संजय। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। अब देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्डों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। यानी कि वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका अर्थात आशय यह है, जैसे व्यवस्थित समूह का मतलब क्रम से किसी भी चीज़ को सजाना। जैसे अ के बाद आ के बाद ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, उसके बाद री। अब इसी प्रकार जैसे ये तो मान लीजिए स्वर की श्रेणी में आते हैं। अब वैसे ही व्यंजन की श्रेणी में जैसे देखा जाए क, ख, ग, घ, अंग। अंग पे सदैव बिंदी जो है यहाँ पे लगती है। ठीक है। अब देखिए, इतना चीज़ तो आपको इसके पता चल ही गया होगा कि वर्डों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब वर्ड को दो प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से? एक को हम कहते हैं स्वर और एक को कहते हैं व्यंजन। अब आपको बता दें, वर्ड की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम क्या कहते हैं? ध्वनि। वर्ड की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम क्या कहते हैं? ध्वनि। और लिखित इकाई को अगर कहा जाए तो क्या कहते हैं? अक्षर। अब आपको बता दें, अक्षर और ध्वनि में अंतर क्या होता है। यानी कि जब तक हमने लिखा नहीं है, बस मुंह से उच्चारित कर रहे हैं या बोल रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि। और जब उसे लिख दिया गया तो वो क्या हो गई? लिखित इकाई। जैसे अ को जब तक बोला जा रहा है वो क्या है? जो है मौखिक इकाई है। लेकिन इसे अगर लिख दिया गया तो वो क्या है? अक्षर है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब वर्ड को दो प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? जो अपने आप में स्वतंत्र रूप से बोला जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोला जाए, अर्थात स्वर उसमें हमेशा ऐड रहे यानी जुड़ा रहे, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे क एक व्यंजन है, लेकिन इसमें स्वर किस प्रकार से जुड़ा हुआ है आपको बता दें। क को बोलते वक्त आप जब देखेंगे तो क हलंत प्लस अ। इसका आशय यह है कि ये जो है अब क्या है? अर्ध व्यंजन। और ये क्या है? स्वर। क को बोलते वक्त लास्ट में अ का आप प्रयोग कर रहे हैं, तब तो ये जाके व्यंजन बन रहा है। अर्थात क प्लस अ बराबर व्यंजन। अब देखिए, जैसे स्वर अ को आप बोलते वक्त किसी भी व्यंजन या किसी भी अन्य जो है वर्ड का जो है सहयोग नहीं ले रहे हैं। जैसे आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री। उसके बाद ए, ओ, अंग, अह। लेकिन अंग और अह जो दो हैं वो अनुस्वार होते हैं। अब आ जाइए, आप अपने टॉपिक की तरफ चला जाए। हम सबसे पहले इसमें भी स्वर और व्यंजन में क्या स्टार्ट करेंगे, आपको पता तो चल ही गया होगा। स्वर किसे कहते हैं? जो अपने आप में स्वतंत्र रूप से बोला जाए। अब स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? सबसे पहला चीज, स्वर की कुल संख्या। स्वर की कुल संख्या 11 होती है। अब 11 कौन कौन सी होती है? देखिए, जैसे आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री। उसके बाद ए, ओ, औ। ये कितने स्वर हुए? कुल टोटल 11। आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अंग और अह, ये जो अंग होता है और अह होता है, इन दोनों के स्वर की श्रेणी में नहीं रखा गया है। देखिए, अंग को बोलते समय ग का उच्चारण आ रहा है कि नहीं? अंग को बोलते समय ग का उच्चारण आ रहा है, अर्थात व्यंजन की सहायता ली जा रही है। इसी वजह से इसे स्वर की श्रेणी में नहीं रखा गया। जैसे अह को बोलते वक्त अ प्लस यानी कि विसर्ग के जगह पे जहाँ पे भी दो बिंदी होता है उसका अर्थ ये निकलता है विसर्ग। यानी कि अ यानी विसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं, इस वजह से यानी कि ह का भी प्रयोग कर रहे हैं, इस वजह से ये क्या है? दोनों अयोग्य वाहक। क्या है? अयोग्य वाहक।
अयोग्य वाहक। अब अयोग्य वाहक को भी दो प्रकार से बांटा गया है। पहले वाले को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। अब देखिए अंग को क्या कहा जाता है? अनुस्वार। और इसे क्या कहा जाता है? अह को विसर्ग कहा जाता है। अब देखिए आप स्वरों की कुल संख्या 11। सबसे पहला चीज आपको हमने बताया वर्णमाला, वर्डों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला को दो प्रकार से बांटा जाता है, एक को स्वर कहते हैं, एक को व्यंजन। अब स्वर में भी आपकी कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन ये क्या है? लिखावट के आधार पे, लिखावट के आधार पे। लेकिन अगर अर्थ के आधार पे अगर कहा जाए तब कितने हो जाएंगे? 10। चूंकि री शब्द जो है, री को बोलते वक्त आप र का उच्चारण लास्ट में लाते हैं, इस वजह से री को अर्थ के आधार पे नहीं रखा गया। अब आप आ जाइए स्वर। स्वर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है कुछ इस प्रकार से। जैसे पहले को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, जिसे बोलने में या लिखने में, जिसे बोलने में कम समय लगे, जिसे बोलने में कम समय लगे या कम तारत्व की आवश्यकता पड़े, कम तारत्व की आवश्यकता पड़े, आवश्यकता पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 4। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 7। पुलुत्व स्वरों की संख्या निर्धारित नहीं है। इसे हम ह्रस्व स्वर को ही क्या कहते हैं? एक मात्रीय स्वर। और दीर्घ स्वर को हम क्या कहते हैं? द्विमात्रीय स्वर। और पुलुत्व स्वर को हम क्या कहते हैं? त्रिमात्रीय स्वर। अब जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। अब देखिए आप, जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुलुत्व स्वर कहते हैं या फिर पुलुत्व स्वर कहते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे तो इस प्रकार से रहेगा, पुलुत्व स्वर कहते हैं। अब आपको बता दें सबसे पहला चीज़ कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। जब आपको ये बताया गया कि इनकी संख्या 4 होती है, तो आपको ये भी जानना आवश्यक है कि कौन कौन सी होती हैं। जैसे अ के बाद क्या आता है? छोटी ई, छोटी ई के बाद छोटा ऊ, छोटा ऊ के बाद री। ये क्या है? मुख्यतः 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। उसके बाद दूसरा देखा जाए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? 7। कौन कौन से? जो बचा हुआ है 11 में से, यहाँ पे इसको सजा दीजिए क्रम से, उसे ही हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, उसके बाद ए, ओ। अब आपको बता दें हम, ये जो स्वर हैं, इसे हम सजातीय स्वर भी कहते हैं। सजातीय स्वर का अर्थ ये है, एक जाति से जो आए हैं उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे अ का अगर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, अ प्लस अ बराबर आ। उसी प्रकार ई प्लस ई बराबर बड़ी। उसी प्रकार अगर आगे बढ़ेंगे, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। और इन स्वरों को हम क्या कहते हैं? इन स्वर को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर कहते हैं। अब आपको बता दें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए को अगर आप तोड़ेंगे, ए ओ औ। ए को अगर तोड़ेंगे आप, सब में एक चीज आपको बता दें, पहला वर्ड अ जो है
सब में कॉमन होता है। क्या होता है? कॉमन होता है। कॉमन का आशय ये है सब में समान होता है। अगर किसी को कॉमन वर्ड न समझ में आया हो तो उसका अर्थ ये है, आशय ये है कि सब में समान होता है। अ प्लस ई बराबर ए, उसी प्रकार अ प्लस ए बराबर ए, उसके बाद अ प्लस उ बराबर ओ, उसी प्रकार अ प्लस ओ बराबर ओ। देखिए सबसे पहला चीज़ हमने आपको स्वर के कुल कितने जो है होते हैं, स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, हमने बताया आपको। अब 11 होती है, 11 को ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में बांटा गया तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी आई? 4 आई, और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी आई? 7 आई। अब कौन कौन सा? आ, बड़ा ई, उ, ए, ओ, औ। अब देखिए इसे ही लास्ट के जो ये 4 वर्ड हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और एक चीज़ और, ह्रस्व स्वर को एक मात्रीय स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रीय स्वर कहते हैं, प्लुत्व स्वर को 3 मात्रीय स्वर कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बता दें प्लुत्व स्वर किसे कहते हैं? प्लुत्व स्वरों की जब संख्या निर्धारित नहीं है, जिसे बोलने पे थोड़ा रिघा के बोला जाए। रिघा के मतलब तारत्व के आधार। तारत्व का अर्थ ये, आशय यहाँ से ये है, तारत्व का मतलब बोलते समय उष्मा जो है बहुत ज़्यादा अवशोषित कर से बाहर छोड़ा जाए, यानी रिघा के बोला जाए। अगर उसे कोई भी वर्ड हो रिघा के बोला जाए, जैसे ओम, ओम को अगर लिखेंगे आप तो कुछ इस प्रकार होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्लुत्व स्वर कहते हैं। स्वर में अब आपको बता दिया गया, पहला ह्रस्व स्वर जिन्हें बोलने में सबसे कम समय लगे और एक मात्रीय स्वर है। दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे उसे हम द्विमात्रीय स्वर कहते हैं। प्लुत्व स्वर जिसे बोलने में 3 गुना समय लगे उसे हम प्लुत्व स्वर कहते हैं, यानी त्रिमात्रीय स्वर भी कहते हैं। अब आपसे ह्रस्व स्वर को 2 प्रकार से बांटा गया। कौन कौन से? एक सजातीय स्वर और एक जो है संयुक्त स्वर। अब सजातीय स्वर कौन कौन से हैं? आ, बड़ा ई, उ, यानी कि जो समान अक्षरों यानी समान स्वरों से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, उसी प्रकार बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। उसी प्रकार संयुक्त स्वर में भी, यानी संयुक्त स्वर का अर्थ ये है कि 2 स्वरों के मेल से जो बनता हो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से जो बनता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ए, ओ, औ। ए का अर्थ ये है अ प्लस ई बराबर ए का अर्थ ये है अ प्लस ए बराबर ए। ओ का अर्थ ये है अ प्लस उ बराबर ओ। औ का अर्थ ये है अ प्लस ओ बराबर औ। अब स्वर में यही चीज़ें होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसे हम जानते हैं व्यंजन के नाम से। क्या? व्यंजन के नाम से। अब देखिए हम आ रहे हैं व्यंजन की तरफ। अब व्यंजन आपको सबसे पहले हमने समझाया व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन यानी जो स्वरों की सहायता से बोला जाए। जैसे क है, क का अर्थ ये है क हलंत प्लस अ बराबर क, यानी कि देखिए आप, एक स्वर है और एक व्यंजन है, और इसे ही हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर, यानी कि जब हलंत लगा दिया जाता है, हल चिन्ह, तब वो क्या हो जाता है? अर्ध स्वर, यानी अर्ध व्यंजन, यानी कि उसके साथ अब स्वर नहीं है। हल चिन्ह का आशय ये है कि इसके साथ अब, इस व्यंजन के साथ अब क्या है? स्वर नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब देखिए व्यंजनों की जैसे स्वर की कुल संख्या कितनी थी? 11 थी। वैसे ही व्यंजनों की कुल संख्या अगर देखेंगे आप तो कितना है? 39 है। अब आपको बता दें स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अंतःस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 4।
उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। उच्छिप्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 2। संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 4। यानी 25 4 29, 29 4 29 4 33, 33 2 35, 35 4 39। आपको यहाँ से पता चल गया कि कुल संख्या 39 कुछ इस प्रकार से बांटे गए हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला इसमें स्पर्श व्यंजन आखिर कहते किसे हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में जैसे आपको दिखा बता रहे हैं, क के बाद क्या आता है? ख, ग, घ, अंग। अंग में सदैव यहाँ पे बिंदी लगती है। चूंकि उच्छिप्त का एक प्रकार से अगर चिन्ह देखा जाए तो यहाँ पे लगता है, और इसी वजह से अंग की बिंदी कहाँ पे लगती है? सदैव यहाँ पे लगती है। इसे हम क्या कहते हैं? क वर्ग, क वर्ग। अब क वर्ग, उसके बाद क्या आएगा? च वर्ग, च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। उसके बाद आएगा आपका ट वर्ग। क्या आएगा? ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, अड़। उसके बाद आपका आएगा त वर्ग, त वर्ग। अब त वर्ग में आप देखेंगे त, थ, द, ध, न। उसी प्रकार अब यानी क वर्ग में भी कितने अक्षर थे? 5 अक्षर। च वर्ग में भी कितने अक्षर थे? 5 अक्षर। ट वर्ग में भी कितने अक्षर थे? 5 अक्षर। उसके बाद जो है त वर्ग में भी कितने अक्षर थे? 5 अक्षर। अब उसी प्रकार लास्ट वाला क्या है? प वर्ग। क्या है? प वर्ग। जैसे प, फ, ब, भ, म। क्या है? प, फ, ब, भ, म। अब आपको बता दें सबसे पहला चीज, इन्हीं जो 25 संख्या जैसे 1 2 3 4 5, 5 वर्ड जब इस लाइन में है तो ऐसे भी कितनी लाइनें हैं? सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं? स्तंभ। और लेटी हुई लाइन को हम क्या कहते हैं? पंक्ति। अगर इनका आपसी गुणा करोगे तो आपको पता चल गया स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। अब देखिए दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन से होते हैं? स, स, ह। क्या? स, ख, स, यानी स बड़ा वाला स, पेटफरवा स, उसके बाद छोटा स और ह। उसके बाद उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ड और ढ। उसके बाद आप आएंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ, त्रि, उसके बाद त्रि, उसके बाद श्रवण वाला स, श्रवण वाला स, उसके बाद ज्ञ। इसको हम क्या कहते हैं? ज्ञ, यानी ज्ञानी। अब आपको बता दें स्पर्श व्यंजन आपको बता दिया गया, अंतस्थ व्यंजन बता दिया गया, उसके बाद उष्म व्यंजन बता दिया गया, उच्छिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब आपको बता दें घोषता के आधार पे, घोष के आधार पे, यानी घोष मतलब जो है तारत्व के आधार पे, तारत्व मतलब सांस के आधार पे जो है इसे कुछ इस प्रकार से बांटा गया है। घोष वर्ड किसे कहते हैं और अघोष वर्ड किसे कहते हैं? यानी अघोष वर्ड किसे कहते हैं? पहले और दूसरे को अघोष वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष वर्ड, सॉरी वर्ड नहीं, यहाँ पे व्यंजन इसे कहेंगे, व्यंजन, अघोष व्यंजन। यानी पहला और दूसरा जो है इसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। और अब हम यहाँ पे इस स्पर्श व्यंजन की अब आवश्यकता नहीं है, चूंकि आपको बता दिया गया ये कितने हैं? 25 स्पर्श व्यंजन है, तो इसे मिटा दिया जा रहा है। अब आपको बता रहे हैं हम अघोष व्यंजन कौन कौन से हैं? पहला और दूसरा अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन में ही जो है 3 वर्ड और आते हैं जिसको हम कहते हैं स, स और स।
अघोष व्यंजन में क वर्ग, क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, यानी इसे अगर बांटा जाए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। अब इसे बांटने पे आपको पता चला अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, पहला वर्ग को और दूसरे वर्ग को। और यानी घोष व्यंजन किसे कहते हैं, घोष व्यंजन, घोष व्यंजन या फिर सघोष व्यंजन, घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन किसे कहते हैं, तो तीसरे को, चौथे को और पांचवे को, तीसरा, चौथा और पांचवा को जो है सघोष व्यंजन कहते हैं। और सघोष व्यंजन में ही कौन कौन से व्यंजन आते हैं, उच्छिप्त व्यंजन और उच्छिप्त व्यंजन। और जैसे उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, उच्छिप्त व्यंजन ड और ढ। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन आते हैं य, र, ल, व, य, र, ल, व। उसके बाद एक जो है उष्म व्यंजन का भी लास्ट वाला जो ह वर्ड था वो भी किसमें आता है, घोष या सघोष व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, उच्छिप्त व्यंजन ड, ढ और य, र, ल, व, ह। और आपको बता दिया गया ये जो इतने खाने में वर्ड हैं ये सब क्या हैं, जो हैं घोष व्यंजन या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए ये तो था तारत्व या फिर घोषता के आधार पे। अब आपको इसी व्यंजन को, जो व्यंजन वर्ड है, इसे हम क्या बांटेंगे, अल्प प्राण और महाप्राण में। अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण का आशय ये है कि जिसे बोलने में कम सांस की आवश्यकता हो उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। और जिसे बोलने में अधिक सांस की आवश्यकता हो उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि सारे जो है विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो है अब अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन को मिटा के आगे बढ़ रहे हैं। किस टॉपिक पे, अल्प प्राण और महाप्राण पे। क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिसे बोलने में कम सांस की आवश्यकता हो उसे हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण। अब देखिए जैसे क, ख, ग। अब देखिए क और ख को बोलने में आप अगर देखेंगे तो क को बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है, रिघाव हो रहा है, या फिर ख को बोलने में, तो क के अपेक्षा ख को बोलने में ज़्यादा रिघाव यानी फिर ज़्यादा सांस की आवश्यकता पड़ रही है या फिर ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जिसे बोलने में ज़्यादा टाइम लगे उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण। महाप्राण, महाप्राण से ही आशय ये है, महा मतलब, महाप्राण का अर्थ ये है, महा मतलब कुछ बड़ा और अल्प मतलब छोटा होता है। अल्प, अल्प प्राण, अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प माने छोटा, यानी क और ख में देखोगे तो क सदैव ख से छोटा है कि नहीं। अब अल्प प्राण यानी पहला, अगर घोष व्यंजन और सघोष व्यंजन आप देखेंगे तो पहला और दूसरा क्या था, अघोष व्यंजन, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या था, घोष व्यंजन या फिर सघोष व्यंजन। उसी प्रकार इसमें अगर आप आएंगे तो अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखिए अल्प प्राण यानी पहला, तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा। और महाप्राण में अगर जाएंगे तो अब क्या होगा, जो बचा हुआ है, कुल टोटल 5 ही श्रेणियों में बांटा ही गया है। अब जो श्रेणियां बची हुई हैं इसमें आप चपका देंगे। चपका देंगे का अर्थ ये है कि मतलब यहाँ पे लिख देंगे। अब कौन कौन सा बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है और 4 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है और 4 बचा हुआ। अब देखिए अल्प प्राण यानी क, महाप्राण यानी ख, उसके बाद फिर अल्प प्राण यानी ग और घ को बोलने में किसमें ज़्यादा तारत्व यानी सांस या फिर रिघाव ज़्यादा हो रहा है, ग को बोलने में। अब देखिए अल्प प्राण भी हो गया, महाप्राण भी हो गया। अल्प प्राण में जो है
अंतःस्थ व्यंजन आते हैं, यानी य, र, ल, व अंतःस्थ व्यंजन आते हैं। और महाप्राण में क्या आते हैं, आपको पहले ही हम बता दिए हैं कि जिसे बोलने में ज़्यादा तारत्व यानी ज़्यादा सांस की आवश्यकता पड़े, जैसे ऊष्म व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन को बोलने में किसमें ज़्यादा समय लग रहा है, स, 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 ह, यानी गर्म सांस निकले। गर्म सांस का अर्थ ये है कि मतलब मुंह से वाष्प जो है थोड़ा तेजी से निकले, उसे हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। जैसे स, स, उसके बाद स, ह। अब आपका व्यंजन भी क्या है, व्यंजन को भी समझा। क्षत्रिय, उसके बाद त्र, उसके बाद श्रवण वाला स, उसके बाद ज्ञानी। अब संयुक्त जब ये व्यंजन होते हैं तो आखिर किसी न किसी दो व्यंजनों से मिलके बने होंगे। अब देखिए क्षत्रिय जो होता है क धन स, उसके बाद आगे जब त्रि आप जाएंगे तो इसका होता है त धन र, उसके बाद जो है स में जब जाएंगे आप तो स धन इया। उसके बाद ज्ञानी में जब आप जाएंगे तो ज्ञानी का होता है, फिर गलत हो गया है, क्षत्रिय का क धन स, उसके बाद त्र का त धन र, उसके बाद श्रवण वाला स का स धन र, ज्ञानी का ज धन इया। अब ये जो है आपको पता चल गया कि ये कौन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन ड। अब हम पढ़ेंगे क्या, क वर्ग में यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओट्स। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओट्स, यानी कंठ से निकलने के बाद तालु पे आता है, तालु के निकलने के बाद मूर्धा यानी मुंह के बाहरी हिस्से की तरफ, मूर्धा के बाद दंत यानी जब दोनों दांत आपस में टकराते हैं, उसके बाद ओट्स। अब लास्ट की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा में कौन कौन से वर्ड आते हैं, स्वर कौन सा आता है, कौन सा व्यंजन आता है, क्या कौन सा स्वर आता है, कौन सा व्यंजन। जैसे कंठ, कंठ, कंठ में जो है स्वर, स्वर में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सा आएगा, अ और आ आएगा। उसके बाद स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का आपको अभी थोड़ी देर पहले लिखवाए थे, क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन अगर देखेंगे आप, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन देखेंगे तो इसमें का क वर्ग में यानी कंठ वर्ग में कोई नहीं आता है। लेकिन ऊष्म व्यंजन का अगर आप देखेंगे, ऊष्म व्यंजन का कौन सा वर्ड आता है, ह आता है। उसके बाद ह के बाद एक विसर्ग जितने भी होते हैं, विसर्ग जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, कंठ वर्ग में आते हैं। उसके बाद तालु, यानी कंठ को बोलते समय यहाँ पे जो आप अंगुली रख के बोलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे तारत्व की संभावना बहुत तेज हो रही है, यानी कि यहाँ पे घरघराहट टाइप का होगा। उसके बाद तालु, उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर यानी जीभ को जब अपने छत की तरफ, यानी जीभ यानी तालु क्या होता है, जीभ के अंदर यानी मुंह के अंदर का ऊपरी हिस्सा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, तालु। जब जीभ को ऊपर तालु की तरफ ले जाया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, तालु। तालु में कौन कौन से आते हैं, स्वर की श्रेणी में अगर देखेंगे आप, छोटा ई और बड़ा ई। उसके बाद स्पर्श वाले में च वर्ग का जितना भी होता है, च, छ, ज, झ, इया। उसके बाद अंतःस्थ में आप आ जाएंगे तो य के बाद ऊष्म व्यंजन में आ जाएंगे तो बड़ा वाला स। उसके बाद आप आ जाइए तालु के बाद मूर्धा पे, मूर्धा, मूर्धा में आप आएंगे तो स्वर की श्रेणी में केवल एक वर्ड आता है, कौन सा, री। री के बाद अब आ जाएंगे आप स्पर्श वाले में, आपको बताए थे ट, ठ, ड, ढ, उसके बाद अड़। यहाँ पे देखिए दोनों के नीचे बिंदी अगर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन, और बिंदी नहीं लगाएंगे तो आप क्या होंगे, अड़ और ढ। मूर्धा के बाद आप आ जाइए दंत पे, दंत में आएंगे आप तो स्वर की श्रेणी का कोई नहीं होता है, लेकिन त,
थ द ध त थ द ध न। उसके बाद अंतस्थ में आएंगे तो य र ल जो होता है इसमें आता है। उसमें आप आ जाएंगे उसमें व्यंजन में। उसमें व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? स ख स ह, स उसके बाद स, उसके बाद इस वाले में सबसे छोटा वाला स। उसके बाद सबसे लास्ट क्या बचा? कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत। अब जब दांत पे जब दोनों दंत का अर्थ ये है कि दोनों दांत आपस में जब टकराएं, जिसे बोलते वक्त जैसे त को बोलते वक्त देखिए दोनों दांत आपस में कुछ टकराने की स्थिति बन रही है कि नहीं? त थ द ध न, त थ द ध न। उसी प्रकार अब इसके बाद दंत के बाद कौन सा लास्ट का हिस्सा क्या बचता है? ओठ। ओठ को ही हम क्या कहते हैं? ओट्स। ओठ। ओठ में अगर आप आएंगे तो स्वर की श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और उसके बाद आप आ जाएंगे स्पर्श व्यंजन में तो प वर्ग का जितना भी वर्ड होता है सारा इसी में आ जाएगा। जैसे प फ ब भ म, प फ ब भ म। उसके बाद इसमें अंतस्थ व्यंजन में भी एक भी वर्ड नहीं बचा, और जो है उसमें व्यंजन में भी एक भी वर्ड नहीं बचा। इसी के क्रम में अगर देखा जाए, अब आपको एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं क्या क्या हम पढ़ाए हैं। पहला चीज, कंठ में क्या आता है? स्वर की श्रेणी का अ और आ। उसके बाद स्पर्श व्यंजन में क वर्ग के सारे वर्ड। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन का कोई भी वर्ड नहीं आता है, लेकिन उसमें में आएंगे तो ह वर्ड जो वर्ड होता है वो आता है। उसके बाद तालु में आप आएंगे तो तालु में अगर बोलते वक्त देखेंगे तो ई और बड़ी ई। उसके बाद च वर्ग का जितना होता है और एक अंतस्थ का य और उसमें व्यंजन का स। मूर्धा में आप आ जाएंगे तो स्वर की श्रेणी में अगर देखेंगे तो री और ट वर्ग का टोटल। अंतस्थ में आ जाएंगे तो र, उसके बाद उसमें व्यंजन में स। उसी प्रकार दंत में आप आएंगे त थ द ध न और य ल जो होता है अंतस्थ व्यंजन में आता है और उसमें व्यंजन का सबसे छोटा वाला स। ओठ में अगर आप आएंगे यानी कि दोनों ओठ अगर जिसे वर्ड को बोलने में चिपक जाता हो उसे हम कहते हैं ओठ। ओठ में ऊ और बड़ा ऊ। उसके बाद स्पर्श व्यंजन में व्यंजन की श्रेणी में आएंगे तो प फ ब भ म। अब आपको बता दें स्वर भी पूरा कंप्लीट हुआ और व्यंजन भी पूरा कंप्लीट हुआ। स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के 52 वर्ड थे टोटल, और 52 वर्ड का कुछ इस प्रकार से बंटवारा किया गया। अब आपको बता दें एक बार 5 मिनट का बस समय और लेंगे आपका, दोबारा रिकॉल करा रहे हैं। सबसे पहला चीज, वर्डों के व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं वर्डमाला। वर्डमाला में सबसे पहला चीज, वर्ड को 2 प्रकार से बांटा गया है वर्डों को, एक स्वर श्रेणी में और एक व्यंजन श्रेणी में। स्वर श्रेणी में मुख्यतः 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सा? स्वर में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत्व स्वर। उसके बाद आप आ जाएंगे स्वर में ह्रस्व स्वर में 4 संख्या होती है। उसके बाद दीर्घ स्वर में 7 संख्या होती है। प्लुत्व स्वर में एक संख्या का निर्धारण नहीं किया जाता। उसके बाद आप आ जाएंगे व्यंजन में। व्यंजन में कुल कितने व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब देखिए आप ऊष्म व्यंजन में कितने, जो स्पर्श व्यंजन में जो है 25 संख्या होती है, अंतस्थ में 4, ऊष्म में 4 और उच्छिप्त में 2, ड और ढ, संयुक्त में 4। इसी प्रकार इस चैप्टर का हमने निपटारा किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोबारा मोटिवेट करें कि ऐसी वीडियो बना के आप तक पहुंचाई जाए। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।